In this session, I will cover two chapters, that is your basics of mathematics and physics, and second one is units and dimension. Both the chapters are very scoring and very simple, right? तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है बेसिक्स, और उसके बाद इजीली यू कैन कैलकुलेट द आंसर, राइट? सो इन माय ओपिनियन फ्री का मार्क्स है ना, इसको बस प्रैक्टिस कर लो। और जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है इतना बेसिक्स है कि अगर तुम 11th-12th के हर चैप्टर में इवन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, एवरी क्वांटिटी डेफिनेटली विल हैव सम यूनिट अंटिल अनलेस इट इज अ रेशियो, राइट? तो उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, और यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा, राइट? डायमेंशन हम लोग बहुत सारी मल्टीपल क्वांटिटीज होती है जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, राइट? तो दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? तो हम ये सब चीजें देखते हैं, ये क्लास 11th में 10th पास करके बच्चा आता है तभी उसी को सिखा देते हैं बेसिक। तो चैप्टर इज इजी स्कोरिंग, इसको जरूर रिवाइज कर लेना, करेक्ट? So I will start with the first question. 4 पर्सन्स यहाँ पे लेंथ दे रखी है ना, रिलेटिव एरर निकालना है, राइट? तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि पहले तो तुम ये जो डेटा गिवन है ये लेंथ का, इसका पहले एवरेज निकाल लो। तो क्लास 11th मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में तुम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ते हो, तो वही चीज यहाँ पे यूज होती है। पीसीएम के बच्चे हो तो उसे पता ही होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका पहले मीन यानी कि एवरेज निकाल लो, और उसका फिर एब्सोल्यूट निकाल लो, चेंज कि कितना डेविएट कर रहा है। तो जो मीन आएगा उसको सब में से इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू लिख लो, और उनका वापस से एवरेज निकाल लो, राइट? तो वो तुम्हें देता है मीन एरर, है ना? तो लेकिन रिलेटिव एरर निकालने के लिए फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर ले, करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तुम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेना, इसको सिंपल ऐड करना है। तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो जो भी अगर डिवाइड करके डेसिमल जितना भी आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना है डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स में, करेक्ट? तो अगर मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 पॉइंट, मैं कैलकुलेट कर देती हूँ इसको, क्या है? 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 18.75। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे? 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01, जो क्लास 6-7 से एवरेज निकालते हो वही कर रही हूँ, है ना? 18.25 अपॉन 4। तो इसको जब डिवाइड किया है तो ये वैल्यू आ रही है 18.75। तो डेसिमल की 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लिया, तो 18.75 आ रहा है। अब 18.75 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, टू गेट द डेविएशन, राइट? सो अगेन ये जो 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी सिर्फ डिफरेंस लेंगे, राइट? नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेना है, मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो सब में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 माइनस 18.75 दैट इज 1.25, और 19.75 में से 18.75 तो 1 ही हो गया, और 17.01 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 17.01, तो ये कितना आ जाएगा? 1.74 आ जाएगा। और इसको 18.25 है और ये 18.75 है, तो 0.5 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.5। इसका वापस से एवरेज निकालना है, राइट? इसको फिर से हम क्या निकालते हैं? इन सब डेविएशंस का वापस से एवरेज निकालते हैं। इन सबको ऐड कर लो फटाफट, तो क्या आ जाएगा? 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 4, तो दिस इज 1.12। मैं 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर रही हूँ, 1.12, क्योंकि 1.12 इज नॉट द आंसर। ये क्योंकि रिलेटिव एरर निकालनी, तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी इसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल ना। तो ये जो वैल्यू थी जो मैंने यहाँ निकाली थी 18.75, दैट मीन्स में क्या डिवाइड करना है? 1.12 को 18.75 से डिवाइड कर लो, 18.75। सो जस्ट कैलकुलेशन है, दिस इज 0.06, सो दिस इज योर आंसर, राइट? सो 0.06 इज योर आंसर, करेक्ट? तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बेसिक कैलकुलेशन था। तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट, ये भी देखो तुम्हारे पास ऐसा ही एरर का क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करके एरर्स दी रहती हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 K2 है, उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज 10 एंड 20 है, बट यहाँ पे एरर्स भी दे रखी है, राइट? तो important thing is that is how the spring is connected. They are connected in parallel. तो पैरेलल में जब स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस में अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट में उसका अपोजिट होता है, यानी कि इसमें जो इक्विवेलेंट होता है वो K1 प्लस K2 होता है। तो सीधे डायरेक्टली ऐड कर दो, इनके नंबर को ऐड करते हैं,
एरर को नहीं करेंगे तो यहाँ पे 10 + 20 क्या आ जाएगा 30, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। एरर को अलग से करते हैं, तो एरर जो इक्विवेलेंट की आएगी वो भी सीधे सीधे ऐड कर देते हैं क्योंकि पैरेलल में लगा है, तो 0.2 + 0.3 0.5 हो गया। लेकिन अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो 8th 7th से भी करते हो, जब भी परसेंटेज एरर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 0.5/30 इंटू 100, करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है 5/3, 5/3, तो 5/3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.67, राइट। 1.66 आएगा तो 1.67, राइट। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। थर्ड, तो देखो इसमें सब में डायमेंशंस निकालनी है सबकी, और डायमेंशंस मेरे ख्याल से तुम लोगों को निकालनी आनी चाहिए, बस केवल थोड़ा ये ध्यान रखा करो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल फॉर्मूलेज हमारे पास होते हैं, राइट। तो जब हमें डायमेंशन निकालना है तो वी यूज टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट इट इजीली, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये हमने फ्लूइड में चैप्टर पढ़ा है, तो फ्लूइड में एक स्टोक्स लॉ होता है, इसमें हम 6π/η/RV, राइट। नहीं पता तो भाई सब रिवाइज कर लो, है ना। तो F = 6π/η/RV, तो ईटा की हमें निकालनी वैल्यू, तो 11th में सब अच्छे से याद रहता है, 12th तक जाते जाते गायब हो जाता है, ठीक। तो ईटा का जो वैल्यू आएगा बस डायमेंशन पुट करना है, तो डायमेंशन वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, मतलब फॉर्मूले रिवाइज करने से डायमेंशन अपने आप रिवाइज हो जाता है, राइट। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले अगर आपको पता है क्योंकि तो आप डायमेंशन निकाल ही लोगे, ठीक है। तो F की वैल्यू मैं पुट करूँ सीधे सीधे, F का डायमेंशन होता है mlt-2 और 6π तो कांस्टेंट है, R का हो जाएगा लेंथ है वो L हो जाएगा, और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1, करेक्ट। तो L गया, सो इट इज ml-1 t-1, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा ml-1 t-1। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, करेक्ट। तो फोर्स का तुम्हें पता ही है mlt-2 और L से डिवाइड करोगे L गया, दिस इज mt-2, से सेकंड का सेकंड ही है, ठीक। प्रेशर का तो पहले से ही पता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा mlt-2 और एरिया होता है L2, तो ml-1 t-2, यानी कि थर्ड का थर्ड ही है, एंड सरफेस एनर्जी का तो ml2 t-2 होता ही है, तो ये 1 2 3 4 ही आ गया आंसर। तो फॉर्मूले आना चाहिए, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये देखो उन्होंने एक में 11th का डायमेंशन फॉर्मूले के दे रखे हैं और 12th में एक पेपर में 12th के डायमेंशन दिए हैं, अगर तुम्हें जो फॉर्मूले रिवाइज होंगे तुम्हारे लिए वही इजी हो जाएगा, सारे याद कर लो, बेटर है। हाँ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे फॉर्मूले हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, इसको B से लिखते हैं, और अगर हम इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला लिखे तो F = QVB, राइट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डायमेंशन, फोर्स की होती है mlt-2, Q की होती है 80, और वेलोसिटी की होती है lt-1, और B का मुझे निकालना है, ठीक। तो यहाँ से t-1 और t गया, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ये L से L भी गया, so it will become mt-2 और a-1, L0 आ रहा है, L0 आ रहा है, यानी कि तुम्हारा ये वाला आएगा ml0 t-2 a-1, ठीक। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले निकालना बेटर रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो फ्लक्स का आराम से निकल आएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला आसान है B × A, राइट। तो फील्ड का पता है, एरिया L2 होता है, L2 से मल्टीप्लाई कर दो, L2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ml2 t-2 a-1, तो इट विल बिकम ml2 t-2 और a-1। देन मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू। तो म्यू की वैल्यू अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो सबसे आसान फॉर्मूला हमारा उससे कर सकते हैं, लाइक उससे निकालो ना, सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो, है ना। तो यहाँ पे B = μ0 NI होता है, लेकिन N नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना, N के हिसाब से मत निकाल देना वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू तो मैं डायमेंशन निकाल चुकी हूँ, दिस इज mt-2 a-1, और म्यू का तुम्हें चाहिए, और N को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो 1/L लिख दो, और I का तो A होता ही है, राइट। तो म्यू का आ रहा है मेरे पास, इसको बाई क्रॉस कर लो, तो आएगा mlt-2 और यहाँ पे a-2 हो जाएगा, क्योंकि A है इधर जाएगा तो a-2 हो जाएगा, राइट। तो a-2, तो यानी कि इसका आ रहा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये वाला, करेक्ट। और सेल्फ इंडक्टेंस का निकाल लेना भाई, इसका ये हो जाएगा, फोर्स बजाय उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। सेल्फ इंडक्टेंस का किससे निकालोगे, phi = Li से निकाल लेना, सबसे आसान रहेगा, phi = Li। तो L सेल्फ इंडक्टेंस होता है, यूनिट हेनरी होती है इसकी, और डायमेंशन निकल आएगा, क्योंकि फ्लक्स का मैंने अभी भी निकाला है, बस उसको A से डिवाइड कर देना। फ्लक्स का जो निकाला था ना, बस उसको
ए मतलब एरिया वाला ए नहीं भाई, करंट वाला ए, है ना, तो हो जाएगा, ठीक, ओके। The ball of radius r, density rho, drop through a viscous liquid of density sigma. सिग्मा भी डेंसिटी है आपका, रो भी डेंसिटी, दो डेंसिटी है, ठीक, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, एक लिक्विड की डेंसिटी होती है, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वाली वही चीज है, तुम्हें यहाँ पे ए बी सी डी इंटीजर्स है, उनकी वैल्यूज निकालनी है, ए बी कांस्टेंट है, तो अगर कोई इंटीजर वाला कांस्टेंट होता है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती है, बाकी किसी और जैसे गैस कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन सबकी डायमेंशंस होती हैं, राइट। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो b प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की चाहिए, तो पहले मैं ए बी सी डी निकाल के इसमें पुट कर देती हूँ, राइट। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, तो डायमेंशंस लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में केवल t है, तो m पे 0 है, l पे 0 है, t पे 1 है, t ही है, तो a का कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होगा नहीं। रो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, ml माइनस 3 पावर a हो गई, r क्या होता है, लेंथ, लेंथ की पावर b हो गई, और ईटा, ईटा की मैंने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन में निकाली, ईटा हमारे पास स्टोक्स लॉ से निकाली थी, क्या आई थी, ml माइनस 1 t माइनस 1 आई थी, है ना, वरना 6 पाई ईटा से निकाल लेना, पावर c हो गई, और सिग्मा इज अगेन डेंसिटी, तो ml माइनस 3 पावर d हो गई, ठीक। तो अब इसमें सबकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m पे क्या पावर आ रही है तुम्हारी, a प्लस सी आ रही है, l पे क्या आ रही है, माइनस का 3a प्लस b एंड माइनस का c और माइनस का 3d, राइट। और t पे कितनी आ रही है, t पे इधर से आएगी माइनस का c, राइट। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो t पे माइनस c है और 1 है, तो माइनस c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू आ गया माइनस 1, तो c इज माइनस 1, तो c को अगर हम माइनस 1 लिख लेते हैं, तो m यहाँ पे मैंने सही लिखा है, m की पावर a प्लस c प्लस d है, क्योंकि यहाँ से भी तो आ रहा है ना, d से भी तो m आ रहा है, तो a प्लस सी प्लस डी है m, तो अगर मैं इसको पुट कर देती हूँ, m पे यहाँ 0 है, तो इक्वेट कर देती हूँ, तो a प्लस सी प्लस डी 0 हो जाएगा, और c को माइनस 1 पुट कर दो, तो a प्लस डी आ जाएगा 1, तो a प्लस डी 1 आ गया, यानी कि ये वैल्यू तो तुम्हें 1 मिल गई, राइट। तो b और c और निकालना है, c भी आ चुका है, तो इसको कंपेयर करके b भी आ जाएगा, तो b निकाल लेते हैं, तो b के लिए मैं इसको भी 0 कर देती हूँ, तो क्या है वैल्यू, माइनस 3a प्लस बी माइनस सी माइनस 3d इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस 3 कॉमन लोगे तो बचेगा a प्लस डी, और a प्लस डी 1 है, तो माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का b पता नहीं है, एंड c इज माइनस 1, तो c को माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो अगर b 2 आ गया तो यहाँ पुट कर देते हैं, राइट। तो b को 2 पुट कर दिया, तो आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज 1, ठीक। तो सो द आंसर इज 1, इंटीजर टाइप था, न्यूमेरिकल टाइप, तो इसमें ऑप्शन नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम उसकी यूनिट बता दो, है ना, तो तुम्हें जब ऐसा कोई चीज आती है जो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है और उसकी यूनिट लिखने को आए, तो तुम उसके डायमेंशंस निकाल लो, राइट। तो डायमेंशन को वापस से यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो सिंपली फर्स्ट वी विल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस एंड वी विल कन्वर्ट इट, तो डायमेंशंस निकाल लेते हैं, तो एप्सिलॉन की, ई की और टी का तो टी होता ही है, तो एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालेंगे और ई की निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, चलो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मुझे चाहिए एप्सिलॉन की डायमेंशन, तो सिर्फ मैं डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगी, 4 पाई वगैरह की डायमेंशन होती नहीं है, ठीक। तो एप्सिलॉन की वैल्यू Q1 Q2 का स्क्वायर है, तो चार्ज Q को IT लिखते हैं, तो IT लिखोगे तो ये आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, और एफ आर स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो यानी कि MLT माइनस 2 और आर स्क्वायर हो गया L2। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन में लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आ रही है मेरी, m माइनस 1, और L पे आ रही है L3 हो जाएगा, तो ऊपर जाके L माइनस 3 हो जाएगा, L इज माइनस 3, क्योंकि ये माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, T पे 4 हो जाएगा, T पे 4 हो जाएगा, और A2 था ही, ठीक है, m माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2, करेक्ट। तो ये एप्सिलॉन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चाहिए, तो F इज इक्वल टू QE से निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो F का तुम्हें पता है MLT माइनस 2, और इसको चार्ज Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी कि A इंटू T से और डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो इट विल बिकम, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख देती हूँ यहाँ पे, MLT माइनस 3 MLT माइनस 3 T माइनस 3 A माइनस 1,
तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके मैं डायमेंशन लिखूं तो फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, l पे कितना बचेगा 2, नहीं -2, l पे -2, t -3 + 4 1 बचेगा, और a पे क्या बचेगा, a इज 1 क्योंकि 2 - 1 इज 1। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन e की आई है, इसको करना क्या है, t से डिवाइड करना है, तो t से डिवाइड कर दिया तो ये गया, तो इट विल बिकम al -2। तो al -2, l होती है लेंथ, इसकी यूनिट की डायमेंशन से लेंथ में यूनिट में जाना है, तो लेंथ को लिख देंगे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट पार्ट विल बी द आंसर। तो अगर हमें किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं पता है तो डायमेंशंस कैलकुलेट करके हम उसको वापस से यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, हमें कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूलेस हमें सिंपली पता होने चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करके निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले बता देती हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करो, बाकी तुम खुद कैलकुलेट कर लोगे, मुझे मालूम है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए तुम F = kx यूज कर लेना, और ये तो बताइए थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो मतलब h/t, जो हीट फ्लो होता है वो KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो डेल्टा थीटा को कई बार थीटा के फॉर्म में भी लिखा रहता है, और कई बार केल्विन मान लेते हैं टेम्परेचर को, तो के के टर्म में, तो इसमें के के टर्म में दिया है, तो डेल्टा थीटा को तुम के में लिखना, ठीक। तो यहां से हम किसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये के, तो ये के थर्मल कंडक्टिविटी है भाई, और ये जो डेल्टा थीटा वाला के जो मैं बोल रही हूँ वो केल्विन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज द सिंबल्स। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देखो के ही होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पीवी = एनकेटी मत यूज करना, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर लेना 3/2 kT। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आराम से आ जाएगा कितना आसानी से, क्योंकि एनर्जी का तुम्हें पता ही होता है ml2t - 2, और 3/2 का कुछ होगा नहीं, के का निकालना ही है, और ये वाला जो टी है टेम्परेचर वाला के है ये, ठीक है, इसको मैं के डैश लिख देती हूँ। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ml2t - 2 k - 1, तो ml2t - 2 k - 1, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बन गया, राइट। एंड द लास्ट वन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट भी ओम होती है, तो रिएक्टेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, वो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है दैट इज रिएक्टेंस, राइट। तो जो उसका जो फॉर्मूला होता है, जो डायमेंशन होगा रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस का, दोनों का सेम होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, वो तो तुम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, I² RT से। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि तो हीट है तो ml2t - 2 हो गया। और करंट का क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास क्या होता है ए, तो A2 हो गया, रेजिस्टेंस का निकालना है, टाइम t हो गया, तो डिवाइड करके रेजिस्टेंस का आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस का है वही इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी होगा, वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी होगा, राइट। तो उन दोनों का सेम होता है। तो मैं बस यहाँ पे ये हिंट कर रही हूँ कि किस किस फॉर्मूले से तुम ये डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो, ये सिंपल है, ठीक। अगर बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां फंस जाओगे, क्योंकि वो उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, और जिसने प्रैक्टिस किए थे वो ये बना ही लेते हैं, ओके। And this question is keeping the significant figures in the values of the sum of the physical quantities. Okay, तुम्हें इन तीनों को ऐड करना है और significant figure में लिखना है, तो तुम इसका आंसर देखते ही बिना कैलकुलेट किए निकाल सकते हो। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है कि यहाँ पे देखो डेसिमल पे 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के आगे, तो हमें जो सबसे कम डिजिट वाला होता है ना उसी में आंसर को लिखना है। तो डेसिमल के आगे 1 डिजिट सबसे लीस्ट है, तो आंसर डेसिमल के आगे 1 डिजिट वाला होगा, तो यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है। बाकी तुम ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो 3 डिजिट में आएगा, उसको तुम्हें डेसिमल की बाकी तीनों वो डिजिट्स को हटाना पड़ेगा, करेक्ट। सो आंसर विल बी ए पार्ट, बिना कैलकुलेट किए भी आ जाता है। अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। प्रेशर, इसमें हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस। हमें ये इक्वेशन दे रखी है बर्नौली की, मॉडिफाइड इक्वेशन है, ओके। तो हम डायमेंशंस में देखो एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ओनली सेम डायमेंशन क्वांटिटीज कैन बी एडेड, राइट। तो अगर h में अगर आप bt ऐड करो तो दैट मीन्स जो डायमेंशन h की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, bt की होगी। तो अगर b कोई कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, h तो तुम्हारी लेंथ होती है, तो इसका तो l हो गया, तो b का पता नहीं है टाइम, t का तो t हो गया, तो इसका lt - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt - 1। तो lt - 1 देखो b का यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, अब a का भी निकालना पड़ेगा। तो a का निकालने के लिए तुम्हें पता है जो ये p प्रेशर है, तो प्रेशर का और a/bt² का सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, राइट, बस इनके डायमेंशन इक्वल है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, तो a/bt²। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml - 1 t - 2।
ठीक है, क्या होता है देखो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना, तो mlt माइनस 2 हो गया, और एरिया L2 हो गया, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 हो गया, और A का तुम्हें चाहिए और B का आ गया है LT माइनस 1, तो LT माइनस 1 इंटू T2, तो ये हो जाएगा मेरे पास LT, कितना हो जाएगा LT, फिर बाई क्रॉस करके ये हो गया LT, तो इसको बाई क्रॉस करेंगे तो देखो L से L गया, तो यहाँ पे आएगा M, L पे हो गया 0, और T पे ये कितना हो जाएगा, T बचेगा, और T इंटू T माइनस 1 बचेगा, तो MT माइनस 1 आ रहा है, तो MT माइनस 1 इसमें है डी पार्ट में, इसमें MT माइनस 2 है, तो ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो LT माइनस 1 मैंने बी का निकाला, तो इन दोनों ए और बी के तुम्हें डायमेंशंस चाहिए थे। तो देखा चैप्टर ये काफी आसान है, इसको जरूर रिवाइज करना, या मैंने इसके कुछ फॉर्मुलेज दे रखे हैं, जो जो फॉर्मुले हमने यूज किए थे डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, राइट, जस्ट रिवाइज इट, एंड आई होप दिस video was useful, and we'll see you in the next video. Thank you.